हेलो एवरीवन, वेरी वेलकम टू अवर चैनल स्टडी पीवाईक्यू एंड दिस इज सत्यम परमार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पीवाईक्यू पर। तो आप लोगों ने देख लिया होगा थंबनेल पर कि आज अपन लोग डिस्कस करेंगे भारत का भारत का नहीं, भौतिक भूगोल जो सविन सर ने नई बुक निकाली हुई है उसमें 1000 एमसीक्यू जो कि बिल्कुल नए कराए हैं आप लोगों के लिए। बिल्कुल क्या है, ताजे ताजे हैं, जैसे ताजी सब्जी आप लोग खेत से काट के लेके आते हैं मेरी तरह, उसी तरीके से सर ने इस तरीके क्वेश्चन बनाए हैं। और ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए सभी एग्जाम में, चाहे आप यूपीएससी का दीजिए, चाहे आप नेट का दीजिए, सेट का दीजिए, पीजीटी टीजीटी, कोई भी एग्जाम आप लोग ज्योग्राफी से संबंधित दे रहे हैं वहां पे आप लोगों के लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो इसका एक दो सेशन हो चुका है, अब आगे अपन लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना ये सेशन। फटाफट से आप लोग लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं। और अपन लोगों ने 100 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे, उससे आगे अपन 101 नंबर से देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा प्रिंट आप लोगों को अलग दिख सकता है क्योंकि ये जो पीडीएफ है वो मैंने बुक से बनाई है, तो बुक से बनाने के कारण यहाँ पे थोड़ा सा ये इस तरीके का यहाँ पे प्रिंट आ गया है। तो कोई बात नहीं, आप लोगों को क्वेश्चन ढंग से क्लियर होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप लोगों को दिया गया है कि निम्नलिखित नदियों में से कौन सी एक नदी है जो कि चादर ट्रैक के लिए प्रसिद्ध है। सुरु नदी, सियोक नदी, जांस्कर नदी, चिनाब नदी। 4 नदियों के नाम यहाँ पे आप लोगों को दिए गए हैं, जिनमें से पूछा जा रहा है कि एक नदी इनमें से ये है कि जो कि चादर ट्रैक के लिए जानी जाती है। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट क्या हो जाएगा। चलिए आप लोगों को 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड का टाइम मिल जाएगा, इसमें आप लोग आंसर करेक्ट कर सकते हैं। वैसे आप लोगों के लिए बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है ये। तो चलिए, तो जो चादर ट्रैक है इसमें क्या होगा, जो नदी जानी जाती है आप लोगों की वो है जांस्कर नदी। ठीक है, जांस्कर नदी है, ये जानी जाती है किसके लिए, चादर ट्रैक के लिए जानी जाती है। अब जांस्कर नदी की खासियत क्या है जो आप लोगों से पूछी जाती है। जैसे ये जांस्कर नदी जो है शीतकाल में तापमान जो होता है हिमांक से नीचे पहुंच जाता है, यानी कि जो तापमान है माइनस में पहुंच जाता है, तो इसके कारण ये जो नदी है पूरी तरीके से जम जाती है। ठीक है, और जमने के कारण यहाँ पे लोग क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। जो लोग हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, ट्रैकिंग करते हैं। ट्रैकिंग करने के कारण इसको कहा जाता है चादर ट्रैक कहा जाता है। ठीक है, चलो तो ये हो गया आप लोगों की क्या, चादर ट्रैकिंग जो नदी जानी जाती है वो जांस्कर नदी जानी जाती है। सी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 102। बाणगंगा नाम की नदियां निम्नलिखित राज्यों में यूनियन टेरिटरी में किस में नहीं पाई जाती है। बताइए, बाणगंगा के बारे में आप लोगों से पूछा गया है, जम्मू कश्मीर में नहीं पाई जाती है, उत्तराखंड में, महाराष्ट्र में या फिर राजस्थान में पाई जाती है। नहीं पूछा गया आप लोगों से, क्या पूछा गया है यहाँ पे, नहीं पाई जाती है। ठीक है, चलो तो देखिए आप लोगों ने बाणगंगा को पढ़ा होगा। बाणगंगा नाम से 3 नदियां हैं इंडिया में। ठीक है, 3 नदियां आप लोगों ने पढ़ी होंगी, नहीं पढ़ी है तो आ जा करके पढ़िएगा। तो सबसे पहले आप लोग जाएंगे बाणगंगा को पढ़ेंगे, तो एक आप लोगों को मिलेगी बाणगंगा चेनाब की सहायक नदी है। ठीक है, चेनाब की सहायक नदी है जो कि बहती है कहाँ पे, जम्मू कश्मीर में, यानी कि J&K में ये वाली नदी बहती है। दूसरी नदी जो है बाणगंगा वो गोदावरी की एक छोटी सी सहायक नदी है। किसकी हो जाएगी ये, गोदावरी नदी की एक सहायक नदी है दूसरी बाणगंगा। ठीक है, और ये बहती है कहाँ पे, महाराष्ट्र है जो कि उसके नासिक जिले में बहती है। महाराष्ट्र में नासिक जिले में ये बहती है। और तीसरी बाणगंगा जो है वो राजस्थान की गंभीर नदी की सहायक नदी है। राजस्थान में आप लोगों ने गंभीर नदी सुनी है, उसी की सहायक नदी है बाणगंगा। ठीक है, ये तीसरी वाली हो गई। और जो गंभीर नदी है वो उत्तर प्रदेश के फतेहाबाद के पास से यमुना नदी में जाकर के मिलती है। लेकिन यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि किस में नहीं पाई जाती है। तो देखो यहाँ पे जम्मू कश्मीर में मिल रही है आप लोगों को, महाराष्ट्र में मिल रही है और राजस्थान में मिल रही है। लेकिन कहाँ पे नहीं है, ये उत्तराखंड में नहीं है। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर कौन सा करेक्ट हो जाएगा, बी आंसर उत्तराखंड करेक्ट हो जाएगा, जो कि कहाँ पे नहीं मिल रही है, यूनियन टेरिटरी या फिर राज्यों में उत्तराखंड हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है आप लोगों का 103। निम्नलिखित में से सुपर सैलाइन अति खारी झीलों में से कौन अंटार्कटिका में अवस्थित है। ठीक है, आप लोगों ने अब तक पढ़ा है क्या कि सबसे ज्यादा खारी झील कौन सी है, लेकिन अब यहाँ पे पूछा गया है सबसे ज्यादा खारी झील और वो भी अंटार्कटिका में अवस्थित है। तो डानजुआन पूल पॉन्ड है, या फिर डेविल झील है, गूज झील है, या फिर एल्टन झील है। कौन सी झील हो जाएगी जो कि अंटार्कटिका में, और वो भी क्या है, सुपर सैलाइन है, यानी कि अति खारी नदी है। सैलाइन यानी कि जिसमें नमक की मात्रा अधिक ज्यादा हो, तो वो आप लोग को सैलाइन नदी होती है। ठीक है, तो चलिए इसको आप लोग याद रखेंगे।
जो आप लोगों की नदी है डॉन जुआन पूल पॉन्ड, ये आपका कहाँ पे है? अंटार्कटिक में है। ठीक है, ये कहाँ पे है? अंटार्कटिका में है। इसकी लवणता याद रखिएगा 33.8 से लेकर के इतनी ही होती है इसकी, 33 से 34 के बीच में होती है। ठीक है, यानी कि 338 ppm। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यहाँ पे आप लोग ए करेक्ट कर लेना, ए आंसर को करेक्ट कर लेना। चलो नेक्स्ट नंबर है क्वेश्चन नंबर 104। निम्नलिखित झीलों में से कौन अनोखे लाइमस्टोन मीनार टावर से संबंधित है? ग्रेट साल्ट झील है, प्लिटविस झील है, विनिपेग झील है, या फिर मोनू झील है? तो कौन सी झील हो जाएगी जो कि अनोखी लाइमस्टोन मीनार टावर से संबंधित होती है? इसका आंसर आप लोगों को चार ऑप्शन दिए गए हैं, कौन सा करेक्ट हो जाएगा ये बताइए। तो देखिए यहाँ पे जो अनोखी लाइमस्टोन मीनार के लिए संबंधित होती है वो आपकी मोनो झील हो जाएगी, डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोनो झील कहाँ पे है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, संयुक्त राज्य के कैलिफोर्निया प्रांत में है, वहां पे काफी फेमस है। ठीक है, मोनो काउंटी एक जगह का नाम है, मोनो काउंटी एक जगह का नाम है जहां पे आप लोगों की ये झील अवस्थित है। ठीक है, इसके बारे में सिर्फ आप लोग इतना ही याद रखेंगे। और हाँ, यहाँ पे ये जो लाइमस्टोन तो आप लोगों ने समझ लिया होगा, लाइमस्टोन मतलब चूना पत्थर से संबंधित यहाँ पे क्या होंगे? स्तंभ होंगे, या फिर इनको आप लोग टावर्स बोल देते हैं, मीनार बोल देते हो। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 105 है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? फ्लाई फ्लावर लेक कोलंबिया में बता रहा है, नेटलिंग झील बैफिन द्वीप में बता रहा है, सिक्योरिटी झील चार झील को बता रहा है, और रेटवा झील सेनेगल में है। तो यहाँ पे कोई एक इसमें से गलत दिया गया है, बाकी के यहाँ पे तीन करेक्ट दिए गए हैं। तो बताइए इसमें कौन सा करेक्ट हो जाएगा? चलिए, तो यहाँ पे जो फ्लाई फ्लावर लेक बता रहा है कोलंबिया में, तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि ये जो फ्लाई फ्लावर लेक है ये कोलंबिया में ना होकर के ये कहाँ पे है? ये आप लोगों के उत्तर पश्चिमी चीन में है। ठीक है, और चीन में भी आप लोग एक इसका अनकटोटा नाम याद रखेंगे, जिउझेगाऊ। भाई आप लोग इसको सिंपल चीन में याद रखिएगा, इतना ही आप लोगों से पूछा जाएगा, इतने इसमें मूड मत मारिएगा। ठीक है, चलिए, तो जो देखिए फाइव फ्लावर लेक आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, इसका हिंदी में नाम आप लोग करेंगे तो पंच पुष्प झील। ठीक है, क्या नाम हो जाएगा इसका? पंच पुष्प झील हो जाएगा, जो कि चारों तरफ से पर्वतों से घिरी हुई है। तो ए ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। यहाँ पे कथन ए दिया गया है कि भारत के लद्दाख में जास्कर नदी पर प्रतिवर्ष शीतकाल में चादर ट्रैकिंग की जाती है। ठीक है, दूसरा यहाँ पे बता रहा है कि जास्कर घाटी में शीतकाल में तापमान 0 डिग्री यानी कि हिमांक से नीचे चला जाता है। अभी अपन लोगों ने सेम क्वेश्चन सॉल्व किया है कि नहीं किया? किया है ना। अब जब सेम क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया है तो उसमें हमने जो उसका कारण था वो क्या जाना था, क्योंकि वहां का जो टेम्परेचर है वो 0 से नीचे चला जाता है। 0 से नीचे चला जाएगा तो जो वो नदी है, नदी का पानी जम जाता है, जमने के कारण वो बर्फ बन जाता है, वो बर्फ लोग क्या करते हैं? ट्रैकिंग करते हैं, इसलिए इस नदी को चादर ट्रैकिंग नदी कहा जाता है। तो ए और आर दोनों ही सही हो जाएंगे, साथ में इनकी व्याख्या भी करेक्ट हो रही है, इसमें ज्यादा मुड़ा आपको मारना नहीं है, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 107, 107 नंबर आ जाएगा। कथन ए दिया गया है कि नदियों द्वारा परिवहन किए जाने वाले अपसाद भार सेडिमेंट लोड का आकार एवं कैलिबर यानी कि क्षमता नदियों के अनुप्रवाह दिशा में घटता जाता है। ठीक है, रीजन इसका बता रहा है कि नदियों की जलधारा प्रवणता चैनल ग्रेडियंट उनकी अनुप्रवाह दिशा डाउन स्ट्रीम में घटती जाती है। अब बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाए? इसमें आप लोगों को पूरा हम 30 सेकंड का टाइम नहीं देंगे, क्योंकि इसमें टाइम आपको 15 सेकंड का मिलेगा। इसका बताइए। चलिए, तो यहाँ पे देखिए कह रहा है कि नदियों के द्वारा परिवहन किए जाने वाले अवसाद भार का आकार कैलिबर नदियों के अनुप्रवाह दिशा में घटता जाता है। जैसे आप लोगों ने देखा होगा, जब नदी तेज हवा वेग में होती है तो अपने साथ में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर लेकर के चलती है, लेकिन जब उनका प्रवाह कम होता है तो जो बड़े बड़े कंकड़ पत्थर होते हैं उनको वहीं पे छोड़ देती है उनको, और जो हल्के होते हैं उनको आगे लेकर के चलती है। फिर भी उनका वेग कम हो जाता है तो जो वो हल्के वाले होते हैं उनको भी छोड़ देती है और हल्के वालों को आगे लेकर के चलती है। तो वो उसका कारण क्या है
कि जो नदियों की जलधारा प्रवणता है उसकी अनुप्रवाह दिशा में घटती जाती है। ये भी ठीक हो जाएगा क्योंकि उसके कारण में उसमें क्या है, अवसाद भाग साथ में चल रहे हैं, उनको वो छोड़ते हुए अपनी गति घटाती हुई आगे बढ़ती चली जाती है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए और आर दोनों सही हो जाएगा और आर एक की सही से यहाँ पे व्याख्या भी हो जाएगी। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, इस पे थोड़ा सा ध्यान मत दिएगा, ये हमारे घर में एक आर्टिस्ट है, उनके द्वारा ये बनाया गया है हर पेज पे। तो आप लोग भी इसको देख लीजिएगा, अवार्ड में अगर इसको मिल जाए, गिनीज बुक में नाम अगर हो जाए तो दिखा देना। ठीक है। निम्नलिखित प्रक्रियाओं में कौन आर्द्र प्रदेशों में कार्बोनेट चट्टानों पर सर्वाधिक सक्रिय होती है? अपघर्षण, सन्निकर्षण, जलगति क्रिया, संक्षारण, कोरूशन। बताइए कहाँ पे होती है आर्द्र प्रदेश में कार्बोनेट चट्टानों पर सर्वाधिक सक्रिय जो प्रक्रिया होती है वो कौन सी प्रक्रिया होती है? चलिए बताइए। तो देखिए यहाँ पे आप लोगों से पूछा जा रहा है कि आर्द्र प्रदेशों में कार्बोनेट चट्टानों पर तो सबसे ज्यादा क्या होता है, संक्षारण होता है, कोरोजन होता है। डी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा। कोरोजन, संक्षारण यानी कि घोलीकरण, जो चूना पत्थर ये सब पानी में एक साथ में घुलने की जो क्रिया होती है वो आप लोगों की क्या हो जाती है, संक्षारण होती है, या फिर कोरोजन, या फिर उसको घोलीकरण आप लोग बोल देते हो। ठीक है। और ये भी अगर सैलों की बात करें तो चूना पत्थर और जो डोलोमाइट होती है उस पे काफी ज्यादा सक्रिय होती है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने सर्क के निर्माण में वर्ग सुरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? 3-4 दिन से आप लोगों की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी क्योंकि हमारा भी थोड़ा सा पीएचडी का काम था, जिसके चक्कर में हमें 3-4 दिन के लिए जाना पड़ा था और टाइम इतना बाहर मिला नहीं था कि आपकी क्लास हो सके। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने सर्क के निर्माण में वर्ग सुरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? काफी इजी क्वेश्चन, हलवा क्वेश्चन है ये। जेम्स किकी, डब्ल्यू डी जॉनसन, डब्ल्यू एच हॉब्स या फिर लेविस। ऐसा नहीं है सविंद्र सर आपको डराते ही डराते हैं ऐसे क्वेश्चन दिखा के, कुछ इजी भी देते हैं। ठीक है। आपका बीपी लो बना रहे हैं, मतलब ठीक है मैनेज बना रहे हैं, इसीलिए वो इस तरीके के क्वेश्चन बीच में दे देते हैं एक आध। तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे जो वर्ग सुरुंड सिद्धांत है वो किसके द्वारा दिया गया था, ये दिया गया था डब्ल्यू डी जॉनसन के द्वारा। बी ऑप्शन आप लोगों ने सभी ने करेक्ट कर लिया होगा। ठीक है। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, निम्नलिखित परिहिमानी स्थल रूप में किसका ढलुआ भूमि सतह पर निर्माण नहीं होता है? प्रस्तर नेट जाल का, प्रस्तर माला, प्रस्तर मुद्रिका या फिर प्रस्तर पट्टी। बताइए परिहिमानी स्थल रूप में किसका ढलुआ भूमि सतह पर निर्माण नहीं होता है? चलिए, तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे किसको, जो प्रस्तर मुद्रिका है, ये क्या होती है, इसकी आकृति होती है गोल, लगभग कैसी होती है इसकी, गोल आकृति होती है। गोल होने का मतलब ये जो इसका निर्माण होता है वो कैसी जगह पर होता है, समतल एरिया में होता है, ना कि ढालू एरिया में। ठीक है। चल आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने एक प्रयोग पर द्वारा परिहिमानी क्षेत्रों में तुषार क्षेपण फ्रॉस्ट हीव की क्रियाशीलता को प्रमाणित किया है? जे डेमिक ने, आई बलोक्राइलोव ने, या फिर जे जी एंडरसन ने, बी हॉगबॉम ने। किसने दिया था तुषार उत्क्षेपण की क्रियाशीलता को प्रमाणित किया है? इसको बताइए, फ्रॉस्ट हीव, बताइए इसको। यहाँ पे भी देखो उसने अपना आर्ट बनाया हुआ था लेकिन वो मैंने छिपा दिया है क्योंकि उसमें थोड़ा ज्यादा तगड़ा आर्ट था उसका। चलिए, तो यहाँ पे आपका आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, आई बलोक्राइलोव। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, चलो एक और आर्ट आपको दिख गई उसकी, हर पेज में दिखेगी ऐसी बात नहीं है। कथन ये दिया गया है कि परिमाणी क्षेत्रों में कांजेली फ्लक्शन प्रक्रम ग्रीष्म काल के अंत में सर्वाधिक सक्रिय होता है। परिहिमानी क्षेत्रों में ग्रीष्म काल के अंत में हिम द्रवित जल मेल्ट वाटर का वाष्पीकरण हो जाता है। ऑप्शन आप लोगों को दिए गए नीचे कोड दिए गए यहाँ पे कि ए गलत है आर सही है, ए सही है आर गलत है, ए और आर दोनों सही है, साथ में उनकी व्याख्या भी करेक्ट बता रहा है, और दूसरा यहाँ पे व्याख्या उनकी सही नहीं है। तो चलिए इसको बताइए क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कांजेली फ्लक्शन, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सॉलिफिकेशन। ठीक है, ये है सविंद्र सिंह सर, नाम भी उनका अलग है। ठीक है, सॉलिफ्लक्शन या फिर
मृदा सर्पण, समझ गए आप लोग? ठीक ना? तो जो मृदा सर्पण होता है, ये प्रक्रम ग्रीष्म काल के अंत में सर्वाधिक सक्रिय होता है। कारण इसका बता रहा है कि जो परिमाणी क्षेत्र होते हैं, उसमें ग्रीष्म काल के अंत में हिम द्रवित जल यानी कि जो मेल्ट वाटर होता है उसका बाष्पीकरण हो जाता है। बताइए क्या करेक्ट होगा? चलिए बताइए, जब यहाँ पे जो परिमाणी क्षेत्र होंगे ग्रीष्म काल में वो बाष्पीकरण होगा तो सॉलिडिफिकेशन होता है। देखिए, तो यहाँ पे जो आप लोगों को दिया गया है कि परिमाणी क्षेत्रों में सॉलिडिफिकेशन प्रक्रम ग्रीष्म काल के अंत में सर्वाधिक सक्रिय होता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाता है, जो परिमाणी क्षेत्र होता है उसमें जल बन जाता है। नॉर्मल बात है, क्योंकि वहां का टेम्परेचर बड़ा हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसमें क्या होगा, जो बर्फ होगा वो जल के रूप में परिवर्तित हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे बता रहा है कि ग्रीष्म काल के अंत में हिम द्रवित जल मेल्ट वाटर का बाष्पीकरण हो जाता है। अगर बाष्पीकरण हो जाएगा तो सॉलिडिफिकेशन कैसे होगा? भाई सॉलिडिफिकेशन के लिए तो क्या चाहिए होता है, जल की आवश्यकता होती है। जब यहाँ पे जल ही नहीं होगा तो सॉलिडिफिकेशन होगा कैसे? तो इसलिए आप लोग आर को कर देंगे गलत, ए को कर देंगे सही। तो जो आप लोगों का दिया गया है ए ऑप्शन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन भूकंपों के परिमाण की मापन का मापक है? टोरू मापक, मरकली मापक, ब्यूफर्ट मापक या फिर प्रेशर गेज? भूकंपों के परिमाण को कौन नापता है, ये आप लोगों से पूछा गया है। तो बताइए भूकंप के परिमाण को मापन कौन सा होता है? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे मर्केली मापक को या फिर मर्केली स्केल को। बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, काफी इजी है। आगे बढ़ेंगे, और इसमें जो मापन होता है 1 से 12 इसमें पॉइंट दिए गए होते हैं। ये आप लोगों से पूछा जाता है, 1 से लेकर के 12 तक इसमें पॉइंट दिए होते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने परमाफ्रॉस्ट शब्द का सबसे पहले उपयोग किया गया था? एस डब्ल्यू मूलर के द्वारा, के ब्रायन के द्वारा, आर के लेफिंगवेल के द्वारा या फिर आर ब्लैक के द्वारा? किसके द्वारा दिया गया था परमाफ्रॉस्ट? ठीक है, बताइए इसको। तो इसमें आप लोग याद रखेंगे सबसे पहले जो परमाफ्रॉस्ट शब्द है, अमेरिकी एक भूगर्भ शास्त्री रहे थे जिनका पूरा नाम क्या था, विलियम मूलर। ठीक है, यस डब्ल्यू मूलर, उनके द्वारा परमाफ्रॉस्ट शब्द दिया गया था। उसके बाद में हम्बोल्ट का नाम आएगा इसमें। ठीक है, तो ये इन्होंने कब दिया था, 1947 में दिया गया था। स्थायी तुषार जो होता है, यानी कि जहां पे हमेशा जो भूमि है बर्फ से जमी रहती है, उसको इन्होंने क्या नाम दिया था, परमाफ्रॉस्ट इन्होंने नाम दिया था। ठीक है, और इनके द्वारा कहा गया था कि कम से कम 2 साल तक वो जो भूमि है वो बर्फ से ढकी रहे, उसी को हम लोग परमाफ्रॉस्ट कहेंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। निम्नलिखित में से किसने क्रायोप्लेनेशन की संकल्पना का प्रतिपादन किया है? एच एम ईकिन ने, किर्क ब्रायन ने, एलसी पेल्टियर ने या फिर आरपी सिंह ने? किसके द्वारा दिया गया था क्रायोप्लेनेशन? इसको बताइए, क्रायोप्लेनेशन किसके द्वारा दिया गया था? आंसर कीजिए फटाफट से। तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, क्रायोप्लेनेशन दिया गया था किसके द्वारा, किर्क ब्रायन के द्वारा। ठीक है, बी ऑप्शन आप लोगों का करेक्ट हो जाएगा, किर्क ब्रायन के द्वारा क्रायोप्लेनेशन। ये एक शब्द है, नामावली है जो कि उनके द्वारा दी गई थी। ठीक है, और जो क्रायोप्लेनेशन होता है, ये होता क्या है, जो परिहिमानी क्षेत्र होते हैं, जो तुषार भूमि होती है, उसके कार्यों के द्वारा पूरे धरातलीय भाग को ये क्या करती है, समतलीकरण करती है। उसको आप लोग क्या बोल देते हो, क्रायोप्लेनेशन। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। निम्नलिखित पठारों में किसमें प्याज अपक्षय अनियन बेदरिंग के उदाहरण मिलते हैं? मालवा पठार में, रोहतास पठार में, भांडेर पठार में या फिर रांची पठार में? बताइए किसमें। जो ये आप लोगों से पूछा गया है अनियन बेदरिंग, यानी कि एक्सफोलिएशन की बात कर रहा है। जो ऐसे आप लोग प्याज के छिलकों को निकालते हो, उसी तरीके से क्या होता है, जो चट्टानी सतह होती है उसके भी अपक्षय इसी तरीके से होता है, यानी कि परत परत करके उसकी जो जमीन है वो निकलती है। तो यहाँ पे आप लोगों से पूछा गया है कि कौन सा बेस्ट उदाहरण रहेगा प्याज अपक्षय का या फिर एक्सफोलिएशन का? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे प्याज के छिलके की तरह जो उतरता है वो आप लोगों का रांची का पठार हो जाएगा। ठीक है, डी आंसर आप सभी लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।
चलिए, जो लोग सभी लोग बाद में ही देखेंगे इसको, तो ये जो आपकी बाद की क्लास है इसमें आप लोग आंसर देने की कोशिश कीजिएगा। थोड़ा सा टफ आप लोगों को लग सकता है, बिल्कुल न्यू क्वेश्चन तो है ही। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 117 है, ये आगे का वन कट गया है। निम्नलिखित में से कौन जलधारा आकार की चैनल मॉर्फोलॉजी को प्रभावित नहीं करता है? बेसिन की लंबाई है, प्रवाह गतिकी है, फ्लो डायनामिक्स है, या फिर अवसाद भार सेडिमेंट लोड है, या फिर तली के पदार्थ यानी कि बेड मटेरियल है। कौन इसको प्रभावित नहीं करेगा जलधारा आकारिकी को, यानी कि ना तो उसके वेग में परिवर्तन लाएगा, इधर उधर उसको बहकाएगा नहीं, तो वो चैनल मॉर्फोलॉजी को कौन प्रभावित नहीं करेगा, ये आप लोगों से यहाँ पे पूछा गया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर प्रवाह गतिकी दिया गया है, फ्लो डायनामिक्स दिया गया है, यानी कि इधर उधर बढ़ेगा तो ये जो इसका पानी का बहाव है वो भी इसके साथ में चलेगा। अवसाद का भार यहाँ पे सेडिमेंट लोड दिया गया है। अगर बड़े बड़े सेडिमेंट्स होंगे, छोटे छोटे सेडिमेंट्स होंगे, जिनके कारण भी क्या होगा, जो जलधारा है वो भी प्रभावित होगी, उनका वेग कम हो जाएगा। तली के पदार्थ जो बेड मटेरियल्स होते हैं वो भी प्रभावित करेंगे, लेकिन बेसिन की लंबाई इतनी है या इतनी है या इतनी है, ये थोड़ी ना प्रभावित करेगी। तो ये आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा कि जो बेसिन की लंबाई है वो जलधारा आकारिकी को प्रभावित नहीं करेगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 118। निम्नलिखित में से कौन मध्य पिंड मीडियम मास का उदाहरण नहीं है? ईरान का पठार है, कम्बरलैंड का पठार है, अनातोलिया का पठार है, या फिर तिब्बत का पठार है? तो कौन है जो कि मीडियम मास का उदाहरण यहाँ पर नहीं होगा? ठीक है, काफी सारे नए क्वेश्चन सर के द्वारा निकाले गए हैं, तो इसमें आप लोगों का आंसर करेक्ट हो जाएगा। जो कम्बरलैंड का पठार है ये आप लोगों का कहाँ पे है, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, इसको आप लोग याद रखेंगे। और ये क्या है, मध्य पिंड या फिर मीडियम मास का उदाहरण नहीं जाना जाता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का, निम्नलिखित में से किसने सन 1974 में परहिमानी स्थल रूपों का जननिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? आरपी सिंह के द्वारा, एम एन कोल के द्वारा, बेलो क्राइलोव के द्वारा, या फिर सविंद्र सिंह के द्वारा? किसके द्वारा किया गया था यहाँ पे 1974 में? चलिए, तो इसमें तो सर ने अपना ही आंसर रख दिया यहाँ पे। 1974 में परिवहन स्थल रूपों का जो जननिक वर्गीकरण है वो किया गया था सविंद्र सिंह सर के द्वारा किया गया था। ठीक है, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अपन देखेंगे 120। निम्नलिखित में से किसने तनावहीन तल स्तर लेवल ऑफ नो स्ट्रेन की संकल्पना का प्रतिपादन किया था? आर्क डकन प्राट ने, हेफोर्ड ने, जेफरीज ने, या फिर बॉबी ने? किसके द्वारा यहाँ पर यह सिद्धांत दिया गया था तनावहीन तल या फिर स्थल का लेवल ऑफ नो स्ट्रेन? तो इसमें आप लोग याद रखेंगे ये जो लेवल ऑफ नो स्ट्रेन है इसका दिया गया था किसके द्वारा? जेफरीज ने। ठीक है, ठीक है, चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या हो जाएगा, जेफरीज के द्वारा ये सिद्धांत दिया गया था। सी आंसर इसका आपका करेक्ट हो जाएगा। अब आप लोगों ने ये यहाँ पर जो दिया गया है तनावहीन तल या फिर स्तर, नया पढ़ा होगा, लेकिन आप लोगों ने इस जो जेफरीज के नाम से एक सिद्धांत पढ़ा होगा, तापीय संकुचन सिद्धांत। तापीय संकुचन सिद्धांत ये पढ़ा है, इसी में बात की है सर ने तनावहीन तल की। ठीक है, तो यही आप लोगों का आंसर सिद्धांत हो जाएगा। चलो आगे बढ़ेंगे, बाकी के जो डकन है, हेफोर्ड है, बॉबी है, इन्होंने संकल्पना दी थी भू संतुलन से संबंधित। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 121। धस्ती निवेशिका सिंकिंग क्रीक अंधी घाटी, अच्छा क्वेश्चन तो ऊपर रह गया। निम्नलिखित में से कौन एक कास्ट स्थल रूप नहीं है? धस्ती निवेशिका, सिंकिंग क्रीक है, अंधी घाटी है, घोल घाटी है, या फिर केटिल है? कौन है जो कि एक कास्ट स्थल रूप यानी कि जो चूने के द्वारा बना हुआ स्थल रूप होता है वो नहीं होगा? ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है, आंसर बताइए इसका फटाफट से। चलिए, तो यहाँ पे आप लोगों का आंसर जो करेक्ट हो जाएगा, केटिल। केटिल आप लोग जानते होंगे क्या होता है, हिमानी जलीय यानी कि जो ग्लेशियर फ्लूवियल स्थल रूप है। आराम से जानते हैं आप लोग केटिल कब बनते हैं, जब ग्लेशियर फ्लूवियल या फिर आपके हिमानी जलीय स्थल रूप बनता है, उसमें एक केटिल नाम से आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो कि गर्त होता है, गड्ढा होता है। ठीक है, ये क्या होता है, गर्त या फिर गड्ढा होता है।
और इसका निर्माण जब होता है हिम यानी कि जो बर्फ होती है वो पिघलती है, पिघलने के कारण गर्त बनता है, गर्त को आप लोग हिम की भाषा में केटल बोल देते हो। तो ये एक काष्ठ स्थल रूप नहीं होगा। बाकी की घोल घाटी, अंधी घाटी, दस्ती निवेशिका, सिंकिंग क्रीक, ये सभी क्या हो जाएंगे, काष्ठ स्थल रूप हो जाएंगे। चलो आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 122। निम्नलिखित में से कौन नदी अपहरण का प्रतिफल नहीं है? जल विभाजक, जल द्वार, वाटर गैप, बात द्वार, विंड गैप, या फिर बेमेल घाटी, मिसफिट वैली। तो नदी अपहरण का, नदी अपहरण कैसे, जैसे कि एक नदी है यहाँ बह रही है, एक नदी यहाँ बह रही है। अब ये नदी बह रही है और ये नदी भी बह रही है, कहीं पे जाके इनका क्या हो जाएगा, ये नदी इसमें मिल जाएगी। मिल जाने के कारण इसका वेग कम होगा, इसका वेग ज्यादा होगा। जब इस नदी का वेग ज्यादा है तो ये नदी चली जाएगी और इस नदी के पानी को अपने साथ में बहा ले जाएगी। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिवर कैप्चर आप लोग इसको बोल देंगे, नदी अपहरण आप लोग इसको बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये बताइए इसका आंसर क्या करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जो जल विभाजक है, विभाजक यानी कि दो पार्ट में करना है। ये एक नदी इधर जा रही है, एक नदी इधर चली जाएगी, बीच में कोई सेडिमेंट्स होंगे जिसके कारण एक नदी दो भागों में बट जाएगी, तो ये नदी अपहरण नहीं होगा, ये नदी का दो भागों में बंटना हो जाएगा। ठीक है, बाकी का जल द्वार है, बौद्ध द्वार है, और आप लोगों का बेमेल घाटी, ये क्या हो जाएंगे आप लोगों के, नदी अपहरण हो जाएगा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जो जल विभाजक होता है वो दो पार्ट में अलग अलग हो रहा है। आगे बढ़ेंगे तो क्वेश्चन नंबर 123 है आप लोगों का। निम्नलिखित पर्वतों में कौन ब्लॉक पर्वत नहीं है? बसास रेंज, साल्ट रेंज, ब्लैक फॉरेस्ट, जैग्रोस। तो कौन सा एक पर्वत है जो कि ब्लैक, जो आपका ब्लॉक पर्वत है उसका उदाहरण नहीं होगा? चलो इसका बताइए। यहाँ पे देखिए, जो आप लोगों को जैग्रोस पर्वत दिया गया है, इसको आप लोग देखोगे तो ईरान, इराक और टर्की के क्षेत्र में ये फैला हुआ है। और ये एक बेस्ट उदाहरण है किसका, बलित पर्वत का। जैसे आप लोगों का हिमालय है, अरावली है, उसी तरीके से जैग्रोस भी है, ये भी आप लोगों का क्या हो जाएगा, बलित पर्वत है। ठीक है, और इसका जो निर्माण हुआ था, यूरेशियन और जो अरेबियन टेक्टोनिक प्लेट है उसका अभिसरण हुआ था, अभिसरण होने के कारण इसका निर्माण हुआ था टर्सरी युग में। टर्सरी युग में इसका निर्माण हुआ था। प्लेट याद रखिएगा, यूरेशियन और अरेबियन प्लेट का। ठीक है, कन्वर्जेंस के होने के कारण, जब आप लोग पता होगा कि कन्वर्जेंस यानी कि अभिसरण होता है, तभी आप लोगों के बलित पर्वत ज्यादातर बनते हैं। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 124 है। निम्नलिखित में से कौन कोबर के पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांत है? रेंटकेटन, ओरोजन, होल्डेनहॉग, या फिर ज्वास्टेनबर्ग हो जाएगा। कोवर के सिद्धांत से कौन संबंधित नहीं होगा पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए, कोवर ने कुछ शब्द दिए थे, जैसे रेंटकेटन है, ओरोजन, होल्डेनहोग, कई सारे उन्होंने शब्द दिए थे अपने संबंध में। तो इनमें से एक शब्द ऐसा है जो कि उनके द्वारा नहीं दिया गया था, वो आप लोगों को बताना है। यहाँ पे देखिए, रेंटकेटन, ओरोजन और जो आप लोगों का ज्वेस्टेनबर्ग है, ये तीनों शब्द कोवर के द्वारा दिए गए थे। लेकिन जो हॉल्डेन हैग है, ये हॉल्डेन हैग दिया गया था पेंक के द्वारा। ठीक है, किसके द्वारा दिया गया था, पेंक के द्वारा। पेंक ने अपनी संकल्पना दी थी अपरदन चक्र जो दिया था डेविस की तरह, उसमें इन्होंने हॉल्डेन हॉग की बात की थी। और जो हॉल्डेन हॉग होता है वो कब होता है, जब अपरदन का चक्र अंतिम अवस्था जब होती है, उसके कारण होल्डेन हॉग या फिर जो बास ढाल, हिंदी में उन्होंने इसका नाम क्या रहा था, बास ढाल होती है, इसका निर्माण होता है, जो कि मंद ढाल वाली यानी कि जो स्लो मूवमेंट वाला होता है, जहाँ पे ढाल मंद हो जाती है, वो वाली जगह जब होती है उसको उन्होंने नाम दिया था होल्डेन हैग या फिर होल्डेन हॉग या फिर बास ढाल उन्होंने नाम दिया था। ठीक है, तो ये आप लोग बैंक का नाम यहाँ पे याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आपका। निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है? उबलती झील बॉइलिंग लेक डोमिनिका को बता रहा है, उबलती नदी कोलंबिया में है, रेड लेगून बोजीबिया में है, और फ्रैंक पेन झील ये आप लोगों न्यूजीलैंड में है। तो अब यहाँ पे एक है जो कि कोई गलत दिया गया है, वो आप लोगों से पूछा गया है। चलिए, तो देखिए यहाँ पर जो उबलती झील है डोमिनिका में, करेक्ट हो जाएगा। उबलती नदी कोलंबिया में है, बिल्कुल गलत है। ठीक है, प्योर गलत है, इसमें कुछ भी शुद्धता नहीं है। रेड लेगून बोजीबिया में है और फ्रैंकलिन झील न्यूजीलैंड में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। अगर उबलती नदी कोलंबिया में नहीं है तो कहाँ पे है?
कहाँ पे हो जाएगी? तो जो आप लोगों की बॉइलिंग रिवर है ये कोलंबिया में ना होकर के ये कहाँ पे है? पेरू में है। ठीक है, ये पेरू में है। पेरू में ये कहाँ से निकलती है? ये गर्म जल स्रोत से निकलती है, जिसके कारण यहाँ का जो पानी है वो ऐसा लगेगा जैसे उबाल आ रहा है। जब आप लोग गैस पर रखोगे और पूरा अपना टेम्परेचर पानी ले चुका होगा तो तब उसमें उबाल जो आता है उसी तरीके का उबाल इस नदी में आता है, आपको दिखेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, जो आप लोगों को नए क्वेश्चन दिखे ना जैसे उबलती नदी, इनको आप लोग यूट्यूब पे डाल के सर्च जरूर किया कीजिएगा। उनको जब आप लोग डायरेक्ट देख लोगे तो आपको हमेशा के लिए वो याद रह जाएंगे। निम्नांकित में से कौन अपवाह बेसिन आकारमिति के रैखिक पक्ष से संबंधित नहीं है? द्विशाखन अनुपात, अपवाह घनत्व, लंबाई अनुपात या फिर सरिता पदानुक्रम? कौन है जो कि बेसिन आकारमिति के रैखिक पक्ष से संबंधित नहीं होगा? बताइए इसमें क्या आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए देखिए यहाँ पे जो आकारमिति से संबंधित नहीं होगा, तो यहाँ पे देखिए अनुपात होता है, लंबाई का अनुपात होगा, सरदा पदानुक्रम भी होगा, लेकिन यहाँ पे अपवाह जो घनत्व दिया गया है इसका रैखिक पक्ष से संबंधित नहीं होगा। तो ये आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये रैखिक पक्ष से नहीं होगा। ये कहाँ से होगा? क्षेत्रीय पक्ष से संबंधित है घनत्व। ठीक है, ये आपका कैसे हो जाएगा? क्षेत्रीय पक्ष से संबंधित है। आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? सिपराक संयुक्त राज्य का नेवादा प्रांत में है, और आपकी प्लेटविस झील राष्ट्रीय उद्यान भी है जो कि सर्बिया में है, स्टोन फॉरेस्ट जो कि चीन के यूनान प्रांत में है, रेनबो पर्वत ये आप लोगों का पेरू में है। इसमें क्या यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा? अच्छा, सुमेलित नहीं है पूछा गया है, चलिए इसको बताइए। तो यहाँ पे देखिए जो आप लोगों को सिप्राक दिया गया है ये संयुक्त राज्य का नेवादा प्रांत हो जाएगा, ये करेक्ट है। प्लेटविस झील ये राष्ट्रीय उद्यान सर्बिया में बता रहा है, इसको थोड़ा सा डाउट में रख लेते हैं। स्टोन फॉरेस्ट है ये चीन के यूनान प्रांत में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। और रेनबो पर्वत आपका पेरू में है, ये भी करेक्ट हो जाएगा। तो चलिए अब आपका जो प्लेटविस झील है ये सर्बिया में नहीं है, तो ये कहाँ पे है? तो इसको आप लोग याद रखेंगे, ये यूरोप के क्रोएशिया प्रांत में है। ठीक है, यूरोप के क्रोएशिया, ठीक है, इस क्षेत्र में अवस्थित है, इसको आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ पे आप लोगों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन थाईलैंड में अवस्थित है? टावर कास्ट है, ड्रावा नदी है, क्रेमलियाट बरा है या फिर रेड बेसिन है? कौन है जो कि थाईलैंड में अवस्थित है, इसको बताइए। चलिए, तो यहाँ पर जो टावर थाईलैंड में अवस्थित हो जाएगी वो आप लोगों की टावर क्रास्ट है। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पे आपका करेक्ट हो जाएगा, बाकी के सभी गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आप लोगों का 129, निम्नलिखित में से किसके कारण नदियों द्वारा जलीय अपरदन चक्र में नवोन्मेष हो जाता है? सागर नितल में उत्थान से, या फिर सागर तल में वृद्धि से, सागर तल में गिरावट नीचा होना, या फिर सागरीय तट का निमज्जन सब होना? कब होता है जलीय चक्र में नवोन्मेष? बताइए नवोन्मेष कब होता है? यानी कि जब दोबारा से अपनी नदी अपने उसी कार्य में लग जाती है जहां से वो शुरू होती है। जब क्या होता है सागर तल में गिरावट नीची होती है उसके कारण अपरदन चक्र में क्या होता है? नवोन्मेष होता है। ठीक है, सी ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है आप लोगों का 130, निम्नलिखित में से किसने सरिता श्रेणीकरण की सरिता लिंक परिमाण विधि स्टीम लिंक मैग्नीट्यूड मेथड का प्रतिपादन किया था? आर एल श्रीव के द्वारा, ग्रेवेलियस के द्वारा, आर ई हर्टन के द्वारा या फिर आर जे चोरले के द्वारा? बताइए किसके द्वारा किया गया था सरिता श्रेणीकरण की सरिता लिंक परिमाण विधि स्ट्रीम लिंक मैग्नीट्यूड मेथड का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे आप लोग याद रखेंगे एक ही नाम है इनमें आप लोगों को, आर एल श्रीव के द्वारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आप लोगों का यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। और ये हो गया आप लोगों का आज का सेशन। अगर ये सेशन अच्छा लगा हो, कंप्लीट क्वेश्चन के लिए आप लोग बने रहिएगा इसी चैनल पे। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, टाटा बाय बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि।